कई सालों तक अशोक लीलैंड ने भारत को चलाया। सरकारी बसें हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट हो, मिलिट्री हो या बड़े संस्था, हर जगह अशोक लीलैंड का ही भरोसा था। उस समय ये नाम अपने आप में क्वालिटी और मजबूती की गारंटी माना जाता था। कंपनी के अंदर भी यही सोच बन चुकी थी, अगर ट्रक मजबूत है तो ग्राहक अपने आप आएंगे। लेकिन यही सोच धीरे धीरे कंपनी के लिए खतरा बनने लगी। 2000 के बाद भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदलने लगा। ज्यादातर ग्राहक सरकारी होते थे, जिन्हें माइलेज या कॉस्ट से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी चाहिए होती थी। अब तस्वीरें बदल चुकी थी। छोटे ट्रांसपोर्टर बढ़ने लगे, प्राइवेट ओनरशिप आ रही थी और इनके लिए ट्रक सिर्फ ताकत नहीं बल्कि कमाई का जरिया था। अब सवाल पूछे जाने लगे, 1 किलोमीटर में कितना खर्च आएगा, डीजल कितना खाएगी, खराब हुआ तो कितना दिन खड़ा रहेगा। यहीं से अशोक लीलैंड थोड़ा पीछे छूटने लगा। ट्रक मजबूत थे, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन महंगे पड़ने लगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा थी और डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो चुकी थी। वहीं टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां इस बदलाव को जल्दी समझ चुके थे। वे एफिशिएंसी की भाषा बोल रहे थे, जबकि अशोक लीलैंड अब भी लेजेसी की भाषा में बात कर रहा था। फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और इसने पूरी कॉमर्शियल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। ट्रकों की मांग गिर गई, जो बिक चुके थे वो भी खड़े रहने लगे। फैक्ट्रियां पूरी कैपेसिटी पर चल रही थी, लेकिन खर्च पूरे नहीं चल रहे थे। यहीं से कैश फ्लो की समस्या शुरू हुई। इसी दौरान अशोक लीलैंड ने एक बड़ा दांव खेला। कंपनी ने देखा कि शहरों में छोटे वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, लास्ट मील डिलीवरी जरूरी होती जा रही है। इस वजह से 2007 में निसान के साथ जॉइंट वेंचर किया गया। कंपनी ने सोचा, निसान की जापानी टेक्नोलॉजी प्लस अशोक लीलैंड का इंडियन एक्सपीरियंस इक्वल टू कमाल हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे कुछ अलग थी। एलसीवी बिजनेस हैवी ट्रक से बिल्कुल अलग होता है। मार्जिन कम, वैल्यू ज़्यादा चाहिए, सर्विस नेटवर्क बहुत फास्ट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली गई, लेकिन रिटर्न्स नहीं आए। जैसे तैसे प्रोडक्ट ने पहचान तो बना ली, प्रॉफिटेबल भी बना लिए, लेकिन पूरा बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आ पाया। धीरे धीरे साफ होने लगा कि ये जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए फाइनेंशियल ड्रेन बनता जा रहा है। इसी बीच निसान और अशोक लीलैंड के बीच मतभेद बढ़े, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आखिरकार निसान बाहर निकल गया और अशोक लीलैंड ने पूरी जिम्मेदारी अपने पास ले ली। अब हालत ये थी कि हैवी ट्रक बिजनेस स्लो था, एलसीवी बिजनेस घाटे में था और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। विशेषज्ञ खुलकर कहने लगे, अगर स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया गया तो सर्वाइकल मुश्किल है। बोर्ड रूम में पहली बार रीस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट कटिंग जैसे शब्द सीरियसली बोले जाने लगे। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। कंपनी ने पहली बार खुद से पूछा, क्या हम सच में मार्केट की सुन रहे हैं? जवाब आसान नहीं था, लेकिन ईमानदार था, नहीं। इसके बाद पेनफुल फैसले लिए गए। स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, नॉन कोर बिजनेस से दूरी बनाई गई, मैन्युफैक्चरिंग को लीन बनाया गया। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप किया गया। प्रोडक्ट फिलॉसफी बदली गई। अब सिर्फ मजबूती नहीं, एफिशिएंसी होनी जरूरी थी। फ्यूल एफिशिएंसी को ऑब्जर्विंग बनाया गया, सर्विस नेटवर्क सुधारा गया, स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी बनाई गई, क्योंकि कंपनी समझ चुकी थी ट्रांसपोर्टर का असली नुकसान डाउन टाइम में होता है। कंपनी ये भी समझ चुकी थी, सिर्फ एक मार्केट पर निर्भर रहना खतरनाक। एक्सपोर्ट मार्केट सब कुछ पर पोज लगाया गया। धीरे धीरे जो रिस्क है वो कम होता चला गया। इन बदलावों का असर तुरंत हेडलाइन में नहीं दिखा, लेकिन अंदर नंबरिंग्स बढ़ने लगी, लॉसेस रुकने लगे, कैश फ्लो स्टेबल होने लगा, एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस लौटने लगा और फिर एक दिन प्रॉफिट वापस दिखा। ये मूवमेंट सिंबॉलिक था। इंडस्ट्री ने नोटिस किया, कस्टमर ने महसूस किया, अशोक लीलैंड बदल चुका है। धीरे धीरे मार्केटिंग शेयर सुधरने लगा, ऑर्डरिंग बढ़ने लगी और ट्रस्ट वापस आ गया। आज जब लोग कहते हैं अशोक लीलैंड इंडिया की लीडिंग ट्रक कंपनियों में से एक है, तो ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं, ये उन सालों की कहानी है जब कंपनी ऑलमोस्ट टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने खुद को बदलने से मना नहीं किया। ये कहानी सिखाती है कि कंपनी अक्सर बाहर से नहीं मरती, ये तब गिरती है जब बदलते समय को स्वीकार नहीं किया जाता। और वही कंपनियां दोबारा उठती है जो सबसे पहले मान लेती है कि गलती उनसे हुई है। अशोक लीलैंड की असली ताकत उनके ट्रकों में नहीं, उस फैसले में थी जब उन्होंने ईगो छोड़ मार्केट की सुनी और खुद को फिर से बनाया। अगर ऐसी और रियल बिजनेस स्टोरी आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में नेक्स्ट स्टोरी का नाम जरूर लिखें जो आप सुनना पसंद करते हैं।